शो विश्व विजेता देख रहे हैं आप। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सफर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, महज 25 घंटे बाकी। 25 घंटे के बाद टॉस होगा। भारत बनाम न्यूजीलैंड सुपर 10 का पहला मुकाबला, और इस मुकाबले को लेकर रोमांच फैंस में लगातार बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ दोनों टीमों ने एक दूसरे के लिए रणनीति जो तैयार की है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर हमारे साथ हैं। जोरदार तालियां शोएब के लिए। टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज गौतम गंभीर हमारे साथ हैं। जोरदार तालियां गौतम के लिए। जी, तो हम इस बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें एक बड़ी खबर, एक बढ़िया खबर जो टीम इंडिया के हाथ लग गई है। ये खबर न्यूजीलैंड की टीम की कमजोरी से जुड़ी हुई है। तो शोएब अख्तर, क्या स्पिन गेंदबाजी जीत की चाबी साबित होगी भारतीय टीम के लिए? पहले कह चुका आपको कि इंडिया के पास 3 स्पिनर हैं। हरभजन सिंह को खिलाने तो बैठाएं मत उनको। अगर उनको खिलाना है तो उन पे बेस करके विकेटें ऐसी बनानी पड़ेंगी आपको। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं पहले भी कह चुका, गोरा फंसता है स्पिन पे, और आज तक ये मिथ टूटी नहीं है गोरे के लिए। तो मैं समझता हूं कि इंडिया को जो फेवर कर रही है चीज़, उसी पे जाएं। ये थिन लाइन होगी, आराम से वो खेल भी पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ केन विलियमसन बहुत अच्छा खेलता है स्पिनर्स को, लेकिन जो इंडिया को सूट करता है, जो इंडिया को जिस चीज़ पे फेथ है वो करे, उस पे जीते। आप सहमत हैं इस बात से? न्यूजीलैंड की ये जो कमजोरी है वो टीम इंडिया की जीत को मजबूत करेगी? देखिए, स्पिन हमेशा इंडिया की स्ट्रेंथ रही है, और जैसे मैंने बोला भी है कि अगर दोनों टीम्स को आप कंपेयर करो तो शायद इंडिया की स्पिन न्यूजीलैंड से बेटर है। और जिस तरीके की कंडीशंस रही हैं क्वालिफायर्स में, जो भी नागपुर में मैचेस हुए हैं, वहाँ पर स्पिन बहुत कारगर साबित हुई है। एग्जैक्टली, स्पिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेपन रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्पिन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगी। पर तब भी जैसे आपने न्यूजीलैंड को देखा, न्यूजीलैंड के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो स्पिन हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ रॉस टेलर ही नहीं, बट केन विलियमसन भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं स्पिन बॉलिंग, स्पिन के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं इंडियन स्पिनर्स को अच्छा बॉल डालना पड़ेगा अगर इंडिया को ये मैच जीतना है। और ये जो इस मैच में स्पिन ही डिसाइड करेगी कि जो अगर इंडियन स्पिन बॉलर्स अच्छा बॉल डालते हैं तभी इंडिया के पास चांस है। उम्मीद यही है कि पहला बार टीम इंडिया जोरदार करे, और ऐसे में आप देखिए क्या पिच का पेच उलझाएगा। ये वो तमाम सवाल जो सामने आ रहे हैं। और खेल पत्रकारों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद है। आशीष जी, आपका पहला सवाल। गौतम, स्पिनर्स की तारीफ तो बहुत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया के जो ओपनिंग बॉलर्स जो ब्रेक थ्रू दे रहे हैं, जैसे आशीष ने लगातार विकेटें ली हैं और बुमराह की गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है, तो अगर ओपनिंग में आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है तो स्पिनर्स पे दबाव आता है। ये क्रिकेट की पुरानी कहावत है। तो मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह से भारत के ओपनर्स, फर्स्ट 3 बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर वही बात, हर मैच में फर्स्ट 3 बैट्समैन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन स्पिनर्स के ऊपर जो दबाव वाला फैक्टर है, वो आपको लगता है कि दूसरी टीम ये कोशिश करेगी कि ओपनर्स पे विकेट ना जाए, नई बॉल पे विकेट ना जाए, उन पे रन बटोरे जाएं और बाद में स्पिनर्स पे दबाव डाला जाए। अगर कोई दूसरी टीम हो तो वो किस तरह से इस मैच को अप्रोच करेगी? लोग, अगर आप किसी भी फॉरेन टीम के अगेंस्ट खेलोगे तो वो हमेशा आपके फास्ट बॉलर्स को अटैक करने को देखेंगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सके वो नए बॉल के अगेंस्ट उतने वो बनाने को देखेंगे। बिकॉज उनको पता है कि कहीं ना कहीं इंडिया की स्ट्रेंथ हमेशा ये रही है कि जब 2 स्पिनर्स टैंडम में बॉल डालते हैं तो वो कंट्रोल करने को देखते हैं गेम। तो अगर आपको अच्छा एक तेज स्टार्ट मिल जाता है फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, तो फिर आपके पास टाइम है कि आप स्पिनर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपके फास्ट बॉलर्स ने ऊपर से अच्छा बॉल डाला, फिर आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट चांस लेना पड़ता है। वो इंडिया यही चाहेगी कि ऊपर से रन ना जल्दी जाए, और फिर फॉरेन बैट्समैन, न्यूजीलैंड के बैट्समैन ये कोशिश करें कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट चांस ले। लेकिन अगर न्यूजीलैंड अच्छा तेज स्टार्ट मिल जाता है न्यूजीलैंड को, फिर वो स्पिनर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और वो एंकर कर सकते हैं इनिंग्स। तो कहना कि मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर्स का बहुत क्रूशियल रोल रहेगा। अगर वो विकेट नहीं भी लेते, बट कम से कम अगर वो तेज़ी से रन नहीं देते, तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स के ऊपर कम प्रेशर होगा। अगर उन्होंने तेज़ रन दिए थे तो फिर स्पिनर्स के ऊपर प्रेशर ये भी है कि आउट करने का और रन कंट्रोल करने का। तो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स का भी बहुत क्रूशियल रोल रहेगा। बट आई होप कि T20 क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जहाँ पर अच्छे विकेट्स बने, बिकॉज जो क्राउड देखने को आता है मैच, वो ये देखने आता है कि 180-190 रन के मैच हो। अगर आप IPL में भी देखें तो हाई स्कोरिंग मैचेस ही बहुत एंटरटेनिंग होते हैं। 130-120 रन के मैचेस आई डोंट थिंक सो इतने मज़ेदार होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बैट्समैन की स्किल गेम से दूर लेके जा रहे हो। तो आई होप अच्छे विकेट्स बनाए, बट मुझे लगता नहीं है, बिकॉज नागपुर में जैसे हमने विकेट्स देखे हैं वहाँ कहीं ना कहीं स्पिन होगा बॉल। विवेक, अभी भी शोएब ने कहा कि भारत के पास 3 स्पिनर्स हैं, गौतम ने कहा कि स्पिनर्स डिसाइडिंग फैक्टर होगा लेकिन फास्ट बॉलर्स क्रूशियल होंगे। अगर मैं आप दोनों की बात को जोड़ूं तो एक बात आती है कॉम्बिनेशन लॉक।
महेंद्र सिंह धोनी 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं और 2 स्पिनर्स। नागपुर का पिच मांग सकता है कि वो 3 स्पिनर खिलाएं। तो अब सवाल मेरा ये कि क्या धोनी को कॉम्बिनेशन लॉक पर भरोसा करना चाहिए या फिर विकेट के हिसाब से अपनी टीम को चेंज करना चाहिए? पहला मैच है ये वर्ल्ड कप का। मेरे ख्याल में आप ये डिसाइड करो कि युवराज आपका पूरा बॉलर है कि नहीं। अगर वो पूरा बॉलर है तो हरभजन की ज़रूरत नहीं है, और युवराज को हिट मारना बहुत मुश्किल काम है। वो बड़ा आसान दुनिया लेती है उसको बॉलर, और वो पूरा आपका पूरा बॉलर है। मुझे लगता है वो एकदम बेहतर बॉलर है देन अ बैट्समैन। बैटिंग का वो करता जाएगा, मुझे पता चलेगा। धोनी क्या सोचता है कि तीसरा जो स्पिनर है वो युवराज है या हरभजन सिंह है, ये धोनी को डिसाइड करना है। और मुझे लगता है कि धोनी सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, 3 स्पिनर यूवी और ये आपके अश्विन और जडेजा। अश्विन और शायद युवराज पहले 2 ओवर करें। अश्विन तो करे ही करे पहले 2 ओवर, और अश्विन को प्रेशर ये है कि अश्विन विकेटें लेके देनी है। ये इंडिया का प्रेशर है कि अश्विन को प्रेशर है कि तुम विकेटें लेके दो और बुमराह को बचाओ। बुमराह का ये है कि हम आखिर में कराएंगे जब बॉल स्विंग होगा, जब बुमराह नीचे मारेगा, क्योंकि उस पर आते सार अटैक करेंगे, नेहरा को छोड़ेंगे नहीं, अटैक करेंगे, नेहरा को चल के खेलेंगे, बुमराह को अटैक करेंगे। अगर वहाँ प्रेशर लूज होता है तो फंसते हैं। आप क्या 2 स्पिनर के साथ जाओगे, 1 स्पिनर या 1 फास्ट बॉलर के साथ जाओगे? तो डिसाइड ये करना है यूवी के साथ जाना है कि नहीं जाना एज अ 3rd स्पिनर। और आपकी नजर में ये जो फिक्स प्लेइंग 11 है, वही सवाल जो जीएस विवेक ने पूछा, ये टीम इंडिया की स्ट्रेंथ बनेगा या फिर महेंद्र सिंह धोनी इसी जाल में कहीं फंस तो नहीं जाएंगे? लोग पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो 3 स्पिनर्स के साथ जाना बहुत रिस्की फैक्टर है। बिकॉज क्या होता है कि अगर आपका एक भी फास्ट बॉलर अच्छा बॉल नहीं डालता तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्लॉग ओवर्स में स्पिनर्स को बॉल डलवाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर और आपके पास ऑलराउंडर है, और उसके बाद अगर आप युवराज या रैना से 1-1, 2-2 ओवर करवा सकते हैं, वो आपके पास बेटर कॉम्बिनेशन है रादर देन 3-2 के साथ। बिकॉज उसमें आप बहुत थिन लाइन पे चल रहे हो, क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आप अपने स्पिनर को स्लॉग ओवर्स में डलवाओ या आखिरी 2 ओवर डलवाओ, अनलेस कि आपके पास सुनील नारायण जैसा बॉलर है जो दोनों तरफ बॉल घुमा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा बॉलर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। आपको चाहिए एक ऐसा मीडियम पेसर जो एटलीस्ट आपको 2-3 ओवर डाल के दे और अपने फास्ट बॉलर्स के आप एंड में ओवर्स बचा सकें। बिल्कुल, तो रिस्क लेने का तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि रोमांच फैंस में बढ़ता जा रहा है और जीत के लिए किस तरीके से खुद खिलाड़ी भी बेताब हैं, बेचैन हैं, विराट कोहली भी। आइए आपको सुनाते हैं जीत को लेकर विराट कोहली की बेचैनी के बारे में। एक एक्साइटमेंट होती है कि आप एक बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देखने वाला है, पूरी कंट्री आपको फॉलो करने वाली है। तो मैं उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखता हूँ कि एज अ क्रिकेटर आपको हर चीज़ में चैलेंज करना ज़रूरी है अपने आप को, और इन चीज़ों को एज अ चैलेंज और अपॉर्चुनिटी लेना बहुत ज़रूरी है रादर देन प्रेशर। मुझे काफ़ी खुशी होती है अगर प्रेशर सिचुएशन हो या प्रेशर गेम्स हो या कोई बड़ा टूर्नामेंट हो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है परफॉर्म करने की, टीम को जिताने की। तो आई थिंक वो चीज़ जो है काफ़ी हेल्प करती है बड़े टूर्नामेंट्स में कि अगर आप चाहते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करें और टीम जीते, ना कि सिर्फ आप कंट्रीब्यूट करें और टीम ना जीते, लेकिन आपके कंट्रीब्यूशन से टीम जीते, तो उसकी एक बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है जो आई थिंक वो एक गोल नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट एक एज अ फीलिंग आप उस चीज़ को क्रेव करते हैं कि मुझे वो फीलिंग चाहिए कि मैंने मैच जिताया या मैंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया या मैं टीम को उस सिचुएशन तक ले गया जहां से हम मैच जीत सकते हैं। जी, तो सुनिए आपने विराट कोहली की बात। जो मुश्किल मौका होता है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका ढूंढ लेते हैं विराट कोहली, और शायद यही वजह कि बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली। शोएब अख्तर, मुश्किल में मौका ढूंढ लिया जाए, यही जीत का मंत्र कोहली का? एक टैलेंट है, ये बहुत अच्छा प्लेयर है। एक टैलेंट की मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट मैच से पहले शुरू होती है, उसका नाम विराट कोहली है। स्कोर करना, दुनिया ने बड़े स्कोर किए हैं ग्राउंड पे, लेकिन ये अपने आप को कैसे मैनेज करता है, कैसा जिम करता है, कैसे प्लानिंग करता है, कैसे बॉलरों को पढ़ के आता है, ये मैनेज अच्छा करता है अपने आप को, इसका नाम विराट कोहली है। इसलिए बड़ा प्लेयर है, इसलिए कंसिस्टेंट है, क्योंकि सोचता है अपने बारे में, अपनी गेम के बारे में सोचता है, तो इसीलिए रोज कंसिस्टेंटली रन्स कर रहा है। और आने वाले कई सालों में जब ये गिरेगा, फेल होगा, फिर जब उठ के वापस आएगा, क्योंकि फॉर्म साइज इनकी रहनी नहीं, लेकिन जब वो गिर के वापस आएगा फिर कितना बड़ा प्लेयर बनता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है दुनिया का, और ये दलेर प्लेयर है। इसको जो प्रेशर में, 2 तरह के प्लेयर हैं, एक प्रेशर से बचते हैं, यार मुझे आखिरी में ओवर ना कराना, एक कहता है हाथ खड़ा करता है, बॉल दो मैं करता हूँ, ये हाथ खड़ा करता है, बैट मुझे दो, मैं जा करता हूँ।
और आपको बता दें महज 25 घंटे बाद टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले मुकाबले के लिए। सामने होगी न्यूजीलैंड की टीम और देखिए इंतजार इस बात का हो रहा है कि पहला ही वार टीम इंडिया जोरदार अंदाज से कर दे और ऐसे में इस वार को जोरदार बनाने में विराट कोहली की नजर में टीम इंडिया के लिए कौन-कौन से खिलाड़ी एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, जरा ये सुनते हैं। 2011 वर्ल्ड कप में मुझे काफ़ी एंग्जाइटी थी अपने आप को प्रूव करने की, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की, जो आई थिंक इन जो यंगस्टर्स हैं, हार्दिक है, बुमराह है, इनके अंदर भी है एंग्जाइटी है, लेकिन इनके अंदर कॉन्फिडेंस मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे कंपेयर टू जब हम लोग शुरू में टीम में आए थे, क्योंकि इन्होंने इतना T20 क्रिकेट IPL में बड़े स्टार्स के साथ खेला है। तो आई थिंक इस फॉर्मेट को लेके उनका प्रिपरेशन और जो मेंटल सेटअप है वो बहुत अलग है। जब प्रॉब्ली मैं टीम में आया था उस टाइम हमें इतना एक्सपोजर नहीं था बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का, या फिर इतना परफॉर्मेंस दे पाने का प्रेशर में नहीं था। इन लोगों ने IPL फाइनल्स खेले हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में परफॉर्म किया है, तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस वो यहाँ पे लेके आए हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। उन लोगों ने ये नहीं देखा है कि ऑपोजिशन में कौन है, या मैं किसे बॉलिंग कर रहा हूँ, या मैं किसके अगेंस्ट बैटिंग कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी स्किल्स को बैक किया, जो वो IPL में भी करते हैं, और आई थिंक वही एक्स फैक्टर रहा है हमारी टीम के लिए पिछले कुछ सीरीज में। तो हार्दिक और बुमराह को टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर विराट कोहली करार दे रहे हैं। उनके इस बात पर हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले शोएब अख्तर, आपकी नजर में इस टीम इंडिया का एक्स फैक्टर कौन? विराट कोहली। विराट और धोनी कप्तान और विराट का संभालना, रोहित शर्मा का ओपनिंग स्टैंड देना, शिखर धवन का अच्छी विकेटों पर चल जाना, मैं बड़ी कंप्लीट टीम समझता हूँ। हार्दिक पांड्या के साथ मैं कंप्लीट पैकेज समझता हूँ। धोनी सेफ फील करता है अपने आप को अगर हार्दिक पांड्या 6-7 पे आ रहे हो। जिस तरीके से मैदान पर मैन टू मैन मार्किंग की जाती है, अगर यहाँ पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, विराट कोहली का जिक्र शोएब अख्तर कह रहे हैं, विराट कोहली टीम इंडिया के एक्स फैक्टर, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पास एक्स फैक्टर केन विलियमसन, जवाब भी तो तैयार है ना विराट का? देखिए ऑब्वियसली केन विलियमसन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए, बिकॉज वो जिस तरीके की स्पिन बॉलिंग खेलते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जैसे हमने पहले भी बात करी कॉलिन मुनरो, बिकॉज कॉलिन मुनरो को बहुत लोगों ने देखा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए एक्स फैक्टर हो सकते हैं। बिकॉज जब आप इतना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते तो आपके अगेंस्ट प्लान करना बहुत मुश्किल होता है, और जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, जिस तरीके के वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, कहीं ना कहीं मेरे लिए न्यूजीलैंड के का एक्स फैक्टर कॉलिन मुनरो। तो क्या कॉलिन मुनरो का जवाब बुमराह बन सकते हैं? कॉलिन मुनरो वर्सेस बुमराह बन सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बुमराह के पास वो दिमाग है जो बहुत कम फास्ट बॉलर्स में मैंने देखा है। स्मार्ट हैं, तेज़ हैं, अच्छे हैं, मार खाएंगे, कभी जीते हैं कभी हारेंगे, और मार से बेहतर बॉलर बनता है। मुझे लगता है स्मार्ट फास्ट बॉलर है, और मुझे लगता है जब उसकी एबिलिटी है, जो अच्छी एबिलिटी है, जो आखिर में ओवर करने की, और जब हाथ खड़ा करता है कि मुझे बॉल कराओ। बांग्लादेश मैंने देखा है कि बॉल मांग के बॉलिंग की उसने, और उसको कराई उसने किया भी, और थोड़ा स्लो विकेटों पे अपने आप को कैसे मैनराइज करता है, कितना जल्दी इंप्रूव करता है। तो मेरे ख्याल में उसमें वो तगड़ा वो एटीट्यूड है जिसमें कहते हैं कि वो लड़ना जानता है, वो लड़ेगा सही। लेकिन ये T20 फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट में हरफन मौला खिलाड़ी कितने कारगर साबित हो सकते हैं टीम के लिए, सर ये हम सब जानते हैं। ऐसे में युवराज सिंह वर्सेस एंडरसन, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस भिड़ंत को? आई थिंक शोएब ने बहुत नाम लिए कि इंडिया के एक फैक्टर्स रोहित, विराट, MS, बाकी हार्दिक पांड्या, बट मेरे लिए हमेशा आई थिंक युवराज सिंह इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर इंडिया को इस वर्ल्ड कप में अच्छा करना है तो कहीं ना कहीं युवराज सिंह को अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज जिस नंबर पे यूवी खेलते हैं, इसलिए नहीं बिकॉज फैंस के दिल की बात आपने कह दी है। नो, बिकॉज जिस नंबर पे क्रिकेट, मैं आपको क्रिकेटिंग लॉजिक देता हूँ, क्योंकि जिस नंबर पे युवराज खेलते हैं वहीं पर ही आप गेम डिसाइड करते हो, वहीं पर गेम किसी भी तरफ जा सकता है। बिकॉज जब आप नंबर 5 या 6 पे खेलते हो तो उस सिचुएशन पे एक ओवर पे या तो गेम इस तरफ जा सकता है या उस तरफ। बिकॉज अगर आपने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में देखो, जो युवराज बैटिंग करने आए थे वो स्ट्रगल कर रहे थे और इंडिया लंबा टोटल नहीं बना पाई थी। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया को अच्छा करना है इस वर्ल्ड कप में तो युवराज को अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। चलिए खेल पत्रकारों के पैनल करेंगे। आशीष जी, देखिए गौतम ने युवराज के बारे में कहा कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन युवराज के इस तारीफ़ के साथ एक क्वालिफिकेशन ज़रूर करनी चाहिए कि अभी तक जो हमने उनका परफॉर्मेंस देखा है वो अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी शुरुआत के 3 अच्छे रन बना रहे हैं। अगर शुरुआत के 3 विकेट 20 रन पे गिर जाते हैं, उसके बाद युवराज कैसे रिकवरी कर पाते हैं, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। युवराज का इतना बड़ा कैरियर रहा है, उनका पहला मैच मैंने कीनिया में देखा 2000 में, 15 साल हो गए हैं। युवराज और धोनी के टैलेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन आज धोनी कहाँ है, युवराज कहाँ है। तो युवराज प्रेशर किस तरह से हैंडल करते हैं वो उनका रिकॉर्ड नहीं कहता, हम सबके चहेते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस भारतीय टीम के अच्छे प्रदर्शन में अगर कोई दूसरी टीम इनको हराना चाहे तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि जो भारत के ओपनर्स हैं और जो भारत का ओपनिंग बॉलिंग पेयर है, अगर इस पे अच्छी तरह से अटैक कर सके, क्योंकि थ्रस्ट भारत को यहीं से मिलता है, हर टीम को यहीं से मिलता है। लेकिन अगर ये फर्स्ट ओपनर्स और अगर हमारे जो न्यू फास्ट बॉलर्स हैं उनके ऊपर अगर आप थ्रस्ट कर सके, तो युवराज की जहाँ तक बात है प्रेशर में कैसे करते हैं, मुझे लगता है इसके बारे में ये सवाल जो आशीष जी उठा रहे हैं, क्या दबाव में मुश्किल में आ जाते हैं युवराज सिंह? एक चीज़ ये भी अच्छी है कि हम युवराज की इतनी बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप जितना युवराज की बात करेंगे मे बी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा और प्रेशर दबाव होगा। बढ़ेगा। आज अगर आप इस इंडियन बैटिंग लाइनअप पे देखें तो युवराज कहीं ना कहीं अंडरडॉग की तरह है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा बात नहीं हो रही, कोई उनको इतना हाईली रेट नहीं कर रहा जिस तरीके के वो लोग उनके फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से शुक्ला आशीष जी ने बोला कि आज MS का है और युवराज का है, मेरे को लगता है युवराज ने आज तक अभी तक इंडिया के लिए MS से ज़्यादा मैच जिताए हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 2011 वर्ल्ड कप हो। तो युवराज सिंह ने हमेशा वर्ल्ड कप में आई थिंक MS से बेटर परफॉर्मेंस दी है। और एक अच्छी चीज़ है कि युवराज के लिए बहुत लोग बात नहीं कर रहे, उसको बहुत हाईली एट द मोमेंट रेट नहीं कर रहे, बिकॉज आप किसी प्लेयर के बारे में अगर बहुत बात करते हो तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो प्रेशर आता है। तो अगर युवराज अंडर प्रेशर नहीं रहेगा तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया। तो क्या कॉर्नर टाइगर का जो खिताब है वो युवराज सिंह को यहाँ पर दिया जा सकता है, ये तमगा? रोरिंग टाइगर, रोरिंग, अब लड़ने को तैयार है। मेरा दोस्त भी है, छोटा भाई भी है मेरा, और मैंने तो पिछले साल उसके अपार्टमेंट जब हम खाना खाने के मैं कह बैठा था कि तू टीम में वापस आएगा और तू करके देगा और तू करेगा, और तुझे अपने आप पे यकीन रखना पड़ेगा, लड़ने का मादा पैदा करना पड़ेगा, तू गुड इनफ प्लेयर है। और आज वो लम्हा वापस आ गया है जो मेमोरीज रीलिव करेगा एक दफ़ा फिर 2011 की और 2016 में दोबारा। तो युवराज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर और वो बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा ही दलेर बैट्समैन है। जहाँ उसको थोड़ा बहुत स्टार्ट मिला ना उसे तहस नहस कर देना। बिल्कुल, लेकिन सर वो बीच में 2014 भी है ना, डर इसी वजह से लग रहा है। हम बीमारी अगला भी सवाल तो है ले ना लेते बीच में, हैं। बीच में बीमारी भी तो है। चलिए GS विवेक का सवाल लेते हैं। मेरा सवाल बस ये है कि न्यूजीलैंड के पास टिम साउदी है जो स्विंग अच्छा करते हैं, ट्रेंट बोल्ट है जिनका बॉल मूव होता है, और जहां जहां बॉल मूव होता है या जो बॉलर्स मूव करा सकते हैं वहां वहां पर शिखर धवन और रोहित शर्मा फंस जाते हैं। तो वो एक वीक पॉइंट हमारे लिए। लोग आते कंडीशन जैसी देखी गई है नागपुर में, उतना वहाँ पर बॉल स्विंग नहीं हो रहा। और ऑब्वियसली अगर स्विंग होगा, जिस तरीके के टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट बॉलर अगर वो स्विंग कराएंगे, अगर स्विंग होने लगा तो वो किसी भी बैट्समैन के लिए बहुत डेंजरस है। सिर्फ रोहित शर्मा और शिखर धवन ही नहीं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें, अगर दुनिया के किसी भी खिलाड़ी को देखें, जब नया बॉल स्विंग होता है और स्पेशली लेफ्ट आर्मर का राइटी के लिए, तो हमेशा बहुत डेंजरस होता है। बट अगर आप नागपुर की अगर आप कंडीशंस देखें तो मुझे नहीं लगता कि बॉल इतना ज़्यादा स्विंग होगा, अगर होगा भी तो इतनी लंबी देर तक नहीं होगा। मे बी मैक्सिमम 1 या 2 ओवर होगा, अगर आप उसको नेगोशिएट कर सके उसके बाद आप नॉर्मल अपनी गेम खेल सकते हैं। बट अगर स्विंग हुआ और लंबी देर तक हुआ तो फिर आई थिंक तब इंडियन टीम स्ट्रगल कर सकती है, स्पेशली इंडियन बैटिंग लाइनअप। शोएब, ट्रेंट बोल्ट का एंगल जो है ना वो बड़ा डिफिकल्ट है, शिखर धवन के लिए मुश्किल है। टिम साउदी भी पढ़ के बाहर निकलता है, तो शिखर धवन को डिसाइड करना है कि किसको अटैक करना है, क्योंकि आप रैंडमली जाके अटैक नहीं कर सकते। ट्रेंट बोल्ट नहीं मारने देगा हिट आपको, वो कोशिश करें कि उनको सी ऑफ करें, क्योंकि शिखर धवन 5-6 ओवर में लास्ट कर जाते हैं तो 2 आधे स्पिनर आने ही आने हैं जिनपे शिखर धवन अपनी एवरेज को बेहतर कर सकते हैं और मार सकते हैं। और इंडिया अगर विकेटें लूज करता है तो प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आता है और फिर मिडिल ऑर्डर क्रम्बल करता है। और इसमें नहीं है कि ऐसी बातें, बिल्कुल ठीक कहा, 6-7 में बहुत प्रेशर होता है, 5-6 बहुत प्रेशर होता है। तो मेरे ख्याल में की जो है, आशीष साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, तो आपका जो अच्छा स्टार्ट है, विकेटें ना देना, अगर 6 ओवरों में आपके 35 रन भी बन जाएं, विकेटें ना गिरी हो तो इंडिया फिर रिकवर कर जाएगा। बिल्कुल, फैंस के मन में बस यही बात कि पहला ही बार टीम इंडिया करे जोरदार, लेकिन किस तरीके से न्यूजीलैंड के आक्रामक क्रिकेट खेलने का डंका पीट रहे हैं कप्तान विलियमसन, आइए जरा सुनाते हैं आपको। Yeah, we're certainly expecting spin to play a big part in this tournament. I suppose judging by the warm-up games in Mumbai, they perhaps suited seamers and it swung a little bit. It was a very good surface, but from the cricket we've seen here at Nagpur, the spin looks like it'll play a big part. It's important that we adjust our game plans accordingly. जी, तो सुना आपने क्या कह रहे हैं न्यूजीलैंड के कप्तान। और आइए जल्दी से अब जरा ऑडियंस का रुख करते हैं, सवाल ऑडियंस में किसके पास है जी? भारत एक बार भी नहीं जीत पाया है वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से, तो क्या रणनीति होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की इस बार वर्ल्ड कप में? इसलिए 1 घंटे से बेटा यही बता रहे हैं क्या करना है।
और मुझे लगता है कि तगड़ा मैच होगा। इस तगड़े मैच में कोशिश करेगा इंडिया ओवरकम करने की, फियर ओवरकम करने की, कि पहला मैच जीत के अपना राउंड शुरू करें। चलिए अगला सवाल। हेलो सर, इंडिया को अगर फर्स्ट बैटिंग करेगी तो उसे कितने रन की टारगेट देना चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। गंभीर। देखिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन दे दे उतना बेटर है, बिकॉज जिस तरीके की न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप है उनके लिए कुछ भी टोटल ज़्यादा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जितनी वो बैटिंग डीप करते हैं तो जितने ज़्यादा रन देंगे उतने अपने बॉलर्स के लिए अच्छा है कि वो खुल के बॉल डाल सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कितने रन काफ़ी है, बट जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन हो उतना अच्छा है। एक सवाल शोएब के लिए। सर अगर मोहम्मद शमी टीम में वापस आते हैं तो कौन से बॉलर को बैठाया जाएगा सर, किसको खिलाया जाएगा? हार्दिक पांड्या शायद बैठ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि धोनी चेंजेस करेंगे। मुझे ये लगता है कि शायद जो बांग्लादेश में टीम खेली थी वही सेम टीम कर इंडिया के लिए खेलेगी। और शामी की फिटनेस का हमें पता नहीं है, मैच प्रैक्टिस का पता नहीं है, तो ज़्यादा चांस ले नहीं जा सकता। लेकिन डेस्परेट मेजर लेने हों या धोनी की सोच कुछ शायद और सोच रही हो तो उसका अलग वो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अभी जो सेम कॉम्बिनेशन वही लग रहा है जो बांग्लादेश में था, जो जीतता हुआ आ रहा है, विनिंग कॉम्बिनेशन जो है प्लेइंग 11 का। जी हेलो सर, इंडिया ने 11 मैचेस जीते हैं, तो 11 मैचेस में 10 मैचेस जीते हैं, तो टॉप 4 में कौन कौन सी टीम जा सकती है? टॉप 4 में यस सर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड यहाँ से फेवरेट्स है, और वहाँ से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ये मेरी 4 टीमें हैं। बट हमारा पूल ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दूसरे पूल के, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को भी आप हल्का नहीं ले सकते और पाकिस्तान को भी। तो इंडिया को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर उनको टॉप 4 में आना है तो। एक और सवाल। हेलो सर, कोलिन मुनरो के लिए क्या स्पेशल स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि उन्होंने किसी को उनको कोई देख नहीं पाया है अब तक ज़्यादा क्रिकेट खेलते हुए, तो उनके लिए क्या स्पेशल स्ट्रेटेजी रहेगी? शोएब मुनरो का विकेट लेने के लिए किस पर दारोमदार? नहरा आपकी सेफ बेट है, और वो बड़ा तगड़ा स्मार्ट फास्ट बॉलर है, और अगर वो नहरा उसको पड़ जाता है अगर जल्दी मुनरो आ जाते हैं, 1 डाउन आते हैं, नहीं तो उनको कंटेन किया जा सकता स्पिनर के साथ। तो मुझे लगता है कि स्पिनर के खिलाफ इतना आसान खेलना नहीं है। शोएब सर, ये क्वेश्चन आपके लिए है। बीइंग अ फास्ट बॉलर, अगर आपको विराट कोहली को बॉल डालना हो तो आपका गेम प्लान क्या होगा? उसको नींद की गोलियां दे दूं ताकि सुबह उठे ही ना। नहीं, वो बड़ा प्लेयर है, मैं कोशिश करता बॉडी लाइन बॉलिंग करने की उनको। मेरी जो पिछले साल पाकिस्तान टीम के साथ बात हुई थी तो बांग्लादेश के मैच में उनको बाउंसर कम किए गए, उनको बाउंसर किया ही नहीं गया। मैं बॉडी लाइन बॉलिंग करता और उनको अच्छा निकलता हुआ आउट स्विंग, 4 आउट स्विंग और 1 बाउंसर ज़रूर करता, मैं उनको टेस्ट करता, और वहाँ पे उनको साथ थोड़ी सी बातचीत करता, तो गुस्सा दिलाता, वो भी गुस्सा करते, गुस्से में कहता शॉट मारते, मेरा चांस बन जाता। जी, लेकिन अब परिपक्व होते हुए नजर आ रहे हैं विराट कोहली। विराट कोहली का जो अंदाज है वो बल्ले से भी और किरदार से भी अब बदलता हुआ नजर आ रहा है, और इसी भरोसे पर टीम इंडिया को उम्मीद अब यही है कि पहला बार टीम इंडिया जोरदार करेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ कल ये मुकाबला।